आज हम लोग श्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे। श्वसन दो क्रियाओं प्रवास तथा उच्छ्वास का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रवास, जिसे अंग्रेजी में इंस्पायरेशन कहते हैं, इसके विपरीत उच्छ्वास, जिसे अंग्रेजी में एक्सपायरेशन कहते हैं, कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। प्रवास के समय फेफड़े के समीप स्थित निम्नांकित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। पहला, सीने की 12 जोड़ी पसलियों, जिसे अंग्रेजी में रिब्स कहते हैं, के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती हैं तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे वक्षगुहा फैल जाता है। दूसरा, वक्षगुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार, जिसे अंग्रेजी में डोम शेप्ड कहते हैं, का डायफ्राम होता है, जो वक्षगुहा को उदर गुहा, जिसे अंग्रेजी में एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, से अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। तीसरा, उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्षगुहा में फैलाव आता है। इस तरह वक्षगुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। अब आगे देखते हैं। उच्छ्वास के समय पसलियों के बीच की पेशियां तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती हैं तथा डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्षगुहा तथा फेफड़े पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक्कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिश्रित हवा को ट्रैकिया यानी श्वास नली तथा फिर नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रवास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वसोच्छ्वास, जिसे अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं, कहलाती हैं। अब हम लोग फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। प्रवास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त, जिसे अंग्रेजी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को सीरिये रक्त, जिसे अंग्रेजी में वेनस ब्लड भी कहा जाता है। सीरिये रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। अर्थात वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, जिसे अंग्रेजी में पार्शियल प्रेशर कहते हैं, सीरिये रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं, वायु कोशिकाओं से सीरिये रक्त में चला जाता है। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं, जिसे अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्प्यूल्सेस कहते हैं, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो रुधिर परिसंचरण, जिसे अंग्रेजी में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है।
इस तरह ऑक्सीजन गैस विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंचता है। यहाँ यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़ों की सीरिये रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसरण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहाँ से उच्छ्वास के द्वारा इसे श्वास नली तथा नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ ही आपका अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।